चाइना से एमबीबीएस किया है, वहाँ पे जाना है, तलीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, नंबर कितने होने चाहिए, ड्यूरेशन कितना है। हेलो दाजिया हाओ, इसका मतलब है कि आप सब कैसे हैं। रिहाइश है वहाँ पे, वो आपकी फीस के अंदर ही है। जो 4.5 लाख आपने देना है उसके अंदर आपकी रिहाइश इंक्लूड, खाना भी है उसमें। खाना पीना नहीं इंक्लूड। मैंने आपकी उसके लिए तस्वीरें देखी थी कि आप मॉडलिंग मैं वगैरह तो बताता करते हूँ, रहे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त हसन अशरफ भट्टी। दोस्तों, आज मेरी मुलाकात एक सफ़र के दौरान डॉक्टर अहमद साहब से हुई। इन्होंने चाइना से एमबीबीएस किया है, अभी जनरल हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दोस्त जो चाइना के ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ जाके एमबीबीएस करें, तो उनके लिए बड़ी अच्छी मालूमात डॉक्टर अहमद साहब से हम लेने लगे हैं। तो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे क्या निज़ाम है सारा, किस तरह वहाँ पे जाया जा सकता है, तलीम कितनी होनी चाहिए। आइए डॉक्टर अहमद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया सबसे पहले आपने टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। डॉक्टर साहब, हमारे जो नौजवान हैं, जाहिर सी बात है वो जब पढ़ते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। जो चाइना का है आजकल के लोग चाइना जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उसके मुतल्लिक जो लोग हैं, जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उन्हें बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है कि सही जो प्योर इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिले, किस तरह वहाँ पे जाना है, तलीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, नंबर कितने होने चाहिए, ड्यूरेशन कितना है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे सवाल हैं डॉक्टर साहब। तो आप डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपने कब कंप्लीट किया है एमबीबीएस, और अब जो प्रैक्टिस जनरल हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं उसके मतलब थोड़ा सा बता दें। और मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब कि थोड़ी सी चाइनीज़ भी अगर बोल के दिखा दें, ताकि लोग हमारे लोगों का ना शक्को शुबात बहुत ज़्यादा है। तो आप हमें हेलो कर दें, हमारी हमारी ऑडियंस को, हमारे देखने वालों को। उर्दू में भी करते हैं और चाइनीज़ में भी करते हैं। हेलो दाजिया हाओ, इसका मतलब है कि आप सब कैसे हैं। एक्चुअली मैंने चाइना में एमबीबीएस किया था 2014 में। ठीक है सर। तो 2014 में और अब 2023 में बड़ा फर्क आ गया हुआ है। ठीक है सर। फर्क ये आ गया हुआ है कि 2014 में डॉलर का रेट कम था, आरएमबी का रेट कम था, और उस लिहाज से अगर आप 2023 में अब देखेंगे तो आरएमबी का रेट ट्रिपल हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। इसी तरह डॉलर का रेट भी डबल हो चुका है। तो जब मैं गया था तो तब तकरीबन $3000 फीस होती थी वहाँ पे। ठीक मंथली? है, हाँ नहीं, सालाना? सालाना थी। सालाना $3000। $3000, वो पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख बनता था। 4.5 4.5 लाख बस फीस बनती थी। ठीक है। बाकी आप घर से 1000 आरएमबी मंगवा लेते थे, वो तकरीबन पाकिस्तानी 17,000 रुपए बन जाते अच्छा, थे। आरएमबी का थोड़ा सा बता दें, वो क्या है? आरएमबी का तब रेट था 14 रुपए। आरएमबी है क्या? आरएमबी करेंसी होता है, हाँ, चाइना की करेंसी को आरएमबी, जैसे पाकिस्तानी ठीक करेंसी है। को पीकेआर कहते हैं, वाह, वैसे आरएमबी कहते हैं। आरएमबी, और ठीक जो बोल के वो कहते हैं वो चाइनीज युआन कहते हैं। युआन कहते हैं, जी। ठीक है। तो तब मेरे ख्याल में करेंसी का जो रेट था वो 14 रुपए था, मतलब पाकिस्तानी 14 रुपए, वहाँ का 1 रुपया बन जाता था। और आज 42 रुपए हो चुके हैं। अब 42 रुपए हो तो 1 रुपया बनता है। तो तब तो पाकिस्तान में फीस मेरे ख्याल में 10 लाख थी प्राइवेट एमबीबीएस की, और चाइना में फीस जो थी वो 4.5 लाख थी। तो अब तकरीबन आप अकेला चाइना का जो करेंसी बढ़ गई है, तो अब तकरीबन मेरे ख्याल में तो 10 लाख में सिर्फ फीस बन जाएगी। जो तब 4.5 लाख थी वो पाकिस्तानी 10 इसका लाख अरसा डॉक्टर साहब 5 साल है? 5 साल का अर्सा है। 5 साल का अर्सा है। उसके बाद 1 साल की आपने इंटर्नशिप भी करनी होती है। उधर ही है मतलब? वो आपकी मर्जी होती है, वो आप चाइना में भी कर सकते हो, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो। तो टोटल अगर आप चाइना से एमबीबीएस करते हो तो उसकी ड्यूरेशन 6 साल बनती तो है। उसका टोटल खर्चा कितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं? टोटल खर्चा 1 साल की 4.5 लाख फीस हो गई। ठीक है। उसके अलावा आपने मंथली जो अपने एक्सपेंसेस करने हैं, मतलब 20 लाख तो सिर्फ इसका है जो फीस देनी है आपने, हाँ। पाकिस्तानी 20 लाख। पाकिस्तानी 20 लाख फीस, टोटल 5 साल की बात 5 साल की, हाँ जी। 4 लाख महीने और साल का तकरीबन होगा। आपका अगर आप 6 मंथ बाद वहाँ पे छुट्टियाँ होती है, हर 4.5 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसके बाद 1.5 मंथ की आपको छुट्टियाँ होती है। और उस 1.5 मंथ में आपने उधर रहना है या वापस पाकिस्तान आना है। अगर पाकिस्तान आना है तो फ्लाइट के चार्जेस अलग से, और अगर इधर रहना है तो उसके अलग से। ठीक है डॉक्टर साहब, 20 लाख तो खाली फीस होगी जो हाँ जी। उधर देनी है। बाकी जो वहाँ पे जो रहने के खर्चे हैं, हॉस्टल का। अच्छा नाज़रीन, ये जो सबसे पहले डॉक्टर साहब माजरत, हम खर्चों की बात इसलिए कर रहे हैं सबसे पहले क्योंकि हमें सबसे पहला इशू होता ही ये है कि वहाँ पे खर्चे कितने होंगे हमारे। इसलिए हमने पहला जो टॉपिक है वो ये शुरू किया है कि वहाँ पे खर्चे कितने होंगे। इसके बाद फिर हम फतन पूछते रहेंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब।
खर्चे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मतलब वहाँ पे चीज़ें लेते हो, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है। जो कि रिहाइश है वहाँ पे वो आपकी फीस के अंदर ही है। जो 4.5 लाख आपने देना है उसके अंदर आपकी रिहाइश इंक्लूड, खाना भी है उसमें डॉक्टर साहब? खाना पीना नहीं इंक्लूड। खाना पीना वो आपने रहता खुद से करना है। खाने पीने का ये होता है कि वहाँ पे आप ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ें तो खा नहीं सकते। आपने वहाँ से सिर्फ मुस्लिम रेस्टोरेंट से खाना है। उसमें आप नूडल्स खा सकते हैं, चावल वगैरह हो गए, और वो आप ज़्यादा देर नहीं खा सकते। इसीलिए जितने लोग यहाँ से जाते हैं वो ज़्यादातर अपनी कुकिंग खुद करते हैं। मतलब अपना सामान इधर से लेके जाते हैं? सामान में मसाले वगैरह लेके जाने होते हैं क्योंकि वो वहाँ से नहीं मिलते। जैसे कि हमारे चाट मसाले, हमारी मिर्चें, वहाँ की अलग टेस्ट है, अलग मिर्चें होती हैं। और ये वाले जो मसाले जैसे हमारा कढ़ाई मसाला हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिलती। तो ये चीज़ें लेके जानी है। बाकी सब्जियाँ वगैरह तो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल मतलब जाती हैं। साल में जब आप आवे एक दफा आप आते हैं तो अपने मसाले वगैरह साथ लेके हाँ, जाओ। वो हम साथ अगर लेके चस्के जाते हैं। करने हैं तो हाँ। अगर चावल जैसे खाने हैं कि तो उधर मछली पड़े। मसाला हो गया, कढ़ाई मसाला, अचार हो गया, अचार वहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है। मिल जाता है वहाँ पे, ऑनलाइन वेबसाइट है लेकिन मिल जाता है, लेकिन वो डबल रेट में मिलता है। जायका भी नहीं होगा डॉक्टर साहब वो वाला। हाँ, और वो लेकिन वो डबल रेट पे मिलता डबल है, रेट। डबल रेट पे हो जाता है। जैसे कि चार यहाँ पे पाकिस्तानी 500 का है तो वो वहाँ से आपको 1500 2000 का मिलेगा। मतलब डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि बाहर के खर्चे मिला मिलू के टोटल अगर 5 साल में इंटर्नशिप के अलावा वहाँ पे किया जाए तो 30 से 35 लाख खर्चा आ जाएगा या मेरे ज्यादा? ख्याल से ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपने अगर अपनी आने जाने की टिकटें भी डाले अंदर, हर साल आप अगर पाकिस्तान आना जाना, उसमें आपकी फ्लाइट की टिकटें वो जो कि तकरीबन 1.5 लाख की एक साइड की टिकट होगी। जब बिल्कुल, डॉक्टर साहब, 2014 में मैं गया था तो तब टिकट थी 60,000 की रिटर्न टिकट। अब वही टिकट एक साइड की 1.5 लाख की हो चुकी है। मतलब मेरा ख्याल है कि अभी 50-60 लाख रुपए क्रॉस होगा। अब इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 90 लाख से ऊपर होगा। 90 लाख से चाइना में ऊपर। अगर आपने करना है आप MBBS, अरे नाज़रीन, अगर कोई अगर तब मेरा तकरीबन 50 लाख तो तब ही लग गया था। 2014 में 2014 में 50 लाख मतलब लग आप गया था। 2014 में कंप्लीट हुआ था या 2014 किया था। स्टार्ट किया था? 2019 में कंप्लीट हुआ। 19 में कंप्लीट हुआ। मतलब नाज़रीन, अगर आप चाइना में MBBS करने की ख्वाहिशमंद है तो कम से कम 90 लाख रुपए आपके पास 5 साल के अंदर होना चाहिए। यहाँ तक जो हमारा खर्चों का टॉपिक था, जो सबसे अहम था, वो मुकम्मल होता है। डॉक्टर साहब अब हमें बताएं कि जो तलीमी काबिलियत है वो कितनी होनी चाहिए चाइना में MBBS करने के लिए? चाइना में MBBS करने के लिए आपको FSC प्री मेडिकल होनी जरूरी है। उसके अलावा आपके परसेंटेज मार्क्स नहीं, मतलब वो काउंट करते कि आपके मतलब FSC में कितने हैं, वो खत्म हो चुका है। वो पहले पाकिस्तान में इशू था कि आपके 60% होने चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह चले हैं तो ये उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया इसको काउंट नहीं करती, तो पाकिस्तान में भी ये काउंट मतलब सिर्फ पास होना जरूरी है? सिर्फ पास होना जरूरी है। जो नंबर की कोई नहीं, टेंशन नंबर जितना आपके मर्जी नंबर हो। नहीं, नंबरों की कोई मसला नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक बच्चा उसने FSC प्री मेडिकल कर ली है, अब उसका अगला स्टेप क्या है? FSC प्री मेडिकल करने के बाद आपको सबसे पहले तो चाइना में कोई एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में। खुद नहीं कर आप सकते? खुद नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंट के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि यूनिवर्सिटी उसे कहती है कि मैं खुद से स्टूडेंट नहीं लूंगी, मुझे जितने स्टूडेंट देने हैं आपने देने। एजेंट ने देने? एजेंट ने कहना है कि जी हर साल मैं आपको 200 स्टूडेंट दूंगा, तो आपने कहीं बाहर से कोई बच्चा नहीं लेना। ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ एजेंट से लेगी, बाहर से खुद से कोई नहीं लेगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट होती है जिनका कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो डायरेक्ट भी कर लेती वो है। डायरेक्ट कर लेती है। मतलब वो एजेंट चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी जो हो मर्जी। या चाइनीज हो, हाँ। उसकी कोई फीस होती है डॉक्टर साहब? हाँ, एजेंट अपनी फीस अंदर रखते होते हैं। एजेंट आपसे फीस नहीं लेगा अपनी। अब वो- एजेंट आपको ये कहेगा कि आपने पहले साल मुझे $3000 देने हैं। अब ये होता है कि एजेंट का आगे यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो वो यूनिवर्सिटी ही उसे हाँ, देगी, जो हाँ, देगी। हाँ। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ज़ाहिर है जब हम एजेंट से रब्ता करेंगे तो वो हमें बताएगा कि फला डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप एजेंट से रब्ता करेंगे, वो आपको जी कहेगा कि आपने ना, आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, उसमें एक एडमिशन लेटर होता है और एक उसमें JW2 लेटर होता है। इसका एजेंट तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया लेता है। ठीक है, ये वहाँ से वो भिजवाने के लिए। और उसके बाद आपने पाकिस्तान में जो आपकी FSC की डिग्री है, आपकी मैट्रिक की डिग्री है, उसकी टेस्टेशन करानी होती है। सबसे पहले अपने बोर्ड से करवानी होती है। जैसे कि लाहौर बोर्ड से आपने एग्जाम दिया तो लाहौर बोर्ड से टेस्टेशन करवानी है। उसके बाद वो होते हैं BCII ऐसा कुछ अच्छा, चलो, ठीक है। वहाँ से आपने टेस्टेशन करानी होती ठीक है। है। वहाँ से करवाने के बाद आपने फिर करवानी होती है फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन। ठीक है। और इसके दौरान आपने एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वो बनवाने के बाद आपने उसकी भी फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेशन करवानी होती है। फिर उसके बाद आपने मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल पहले तो जब मैं गया था तब हर हॉस्पिटल का चल जाता था,
लेकिन अब चाइनीज हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, अब वहाँ से आपने मेडिकल करवाना होगा। क्या मतलब चाइनीज हॉस्पिटल से ही हाँ, मेडिकल अप्रूव होगा, अप्रूव बाकी होगा, कहीं से बाकी भी जाने की कहीं जरूरत बाकी नहीं अब है। कहीं से नहीं होगा। ठीक है वो आपने मेडिकल करवा लेना है, तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाकिस्तान में आते हैं ना, तो उतने ही दौरान में ही आपकी ये सारी टेस्टेशन वगैरह हो मतलब जाती है। एजेंट उधर से आपको वो जो हाँ, आपने नाम JW2 लेटर। JW2 लेटर एजेंट भेजेगा, हाँ। उसके आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स उस मतलब ड्यूरेशन में पूरे कर लेंगे। हाँ, उसी ड्यूरेशन में हमें ये ठीक कंप्लीट है, कर लेंगे। ड्यूरेशन डॉक्टर साहब हमारे सारे जो ड्यूरेशन है वो पूरे हो गया, सारी चीजें पूरी होगी। अब उसके बाद आपने जी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी होती है इस्लामाबाद इस्लामाबाद, चाइनीज हाँ, एम्बेसी। चाइनीज एम्बेसी में। ठीक है तो सर। वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अब पहले बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते थे, लेकिन अभी उन्होंने 5-6 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी जरूरी कर मतलब ये नॉर्मल करती है 5-6 हाँ, लाख तो हाँ, सारी बात हाँ, है, जरा ज्यादा नहीं की। डॉक्टर साहब जो बंदा हम्म। 90 लाख या 1 करोड़ अफोर्ड करता है उसके लिए बैंक हाँ, स्टेटमेंट हाँ। 5-10 लाख पहले कोई जब चीज़ मैं नहीं है। गया था तब ये नहीं थे, तब अब ये भी हो अब- गई। अब- हाँ, ठीक है। तो आपने जाके चाइनीज एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देने। ठीक है। पहले डायरेक्ट एम्बेसी में जाते थे, अब जेरी ऑफिस जाते हैं। अब जेरी ऑफिस इस्लामाबाद जाना होता है, वहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट देनी, हर चीज़ अपने डॉक्यूमेंट दे देंगे, और उसके तकरीबन 4-5 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अब वीज़ा की भी 2 कैटेगरीज होती है, एक X1 होता है, एक X2। ये अक्सर ये होता है कि लोगों को X2 लगा के भेज देते हैं वो, और X2 जो है वो चाइना से एक्सटेंड नहीं होता, तो वो फिर उनको दोबारा वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, दोबारा से सारा अप्लाई करना पड़ता है, नई यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर उन्हें X1 वीज़ा नाज़रीन मिलता है। ये बात बड़ी पॉइंट की डॉक्टर साहब ने बताई है कि X1 और X2 वीजा, अगर ये आपका लाजमी देख लें। इसमें आपने फोकस करना है, अगर आपका X2 वीजा लगता है तो वो एक्सटेंड नहीं होगा चाइना नहीं, से, किसी हाल में नहीं होगा। नहीं होगा। वो पाकिस्तान नहीं है कि थोड़े से पैसे दिए करवा लिए, नहीं, वो नहीं तो नहीं। वो 6 माह का वीजा होता है, हाँ। सिंगल एंट्री, उसके बाद आपने पाकिस्तान आने फिर आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप X1 लगवाएंगे, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस। सारी ये चीजें दोबारा। ये एक्चुअली ये होता है कि तो डॉक्टर साहब इस तरह करते क्यों है, उन्हें क्या फायदा ये है? एक्चुअली एजेंट जो है ना, बस वो पैसे के लिए कभी भेज देते हैं लेटर के ऊपर ही लिखा होता है कि X1 वीजा के X2 वीजा, मतलब लेकिन आप- बच्चों को पता नहीं होता, वो X2 लगवा लेते हैं, चले जाते हैं, एजेंट अपने पैसे ले यार लेते हैं। जाने की जल्दी होती है कि हाँ। बस चले जाएं। पहले ये मेक श्योर कर लें कि X1 वीजा, अगर तो X1 वीजा है तो वो 1 मंथ का वीजा होगा, ठीक है। वो आप जैसे ही वहाँ पे पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी की फीस देंगे, आपका वीजा 1 साल का एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब जो दोस्त एजेंट से रब्ता करें वो X1 वीजे की बात कर ले उससे हाँ, पहले। हाँ। ठीक है, पहले बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, एजेंट को पता ही होता है, लेकिन कोई बहुत ही मतलब मतलब पागल सा लालची। एजेंट हाँ, लालची इंसान मिल जाए तो वो अपने फायदे के ठीक लिए है। ऐसा कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा जो है सारा कंप्लीट हो गया। इस दौरान मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गया, कॉल स्टॉप करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बच्चा चला गया चाइना, आगे उसे किस तरह की जो मुश्किलात हैं वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसे ना तो चाइनीज़ आती है, और ही हमारे जो अक्सर दोस्त होते हैं उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो कौन सी मुश्किलात होती हैं जो वो फेस करते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करके जानी चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड करते हैं। चाइना जाने से पहले आपने कोई तैयारी नहीं करनी। आप कहेंगे कि मैं चाइना जाना है, मैं यहाँ पे कुछ मेरे लैंग्वेज सीख लूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जब आप चाइना जाते हैं वहाँ पे एक्चुअली चाइनीज जो होते हैं ना, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, वो भी सिर्फ चाइनीज बोल सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो आजकल कुछ मतलब सीखना शुरू हो गए थे इंग्लिश, हाँ, लेकिन उसके अलावा उनके जो बुजुर्ग लोग हैं ना वो मतलब कहते हैं कि हम गूंगे नहीं हैं, हाँ। हमने अपनी जुबान में बात हाँ, करनी है। वो चाइनीज ही बोलेंगे। हाँ। तो जब आपने चाइना में जाना है, वहाँ पे 24 घंटे चाइनीज के दरमियान में रहना है, चाइनीज के दरमियान ही खाना पीना है, तो आपको खुद ही चाइनीज बोलनी आ मतलब जाती है। वो खरुब- लेकिन वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, कोई इंटरेस्टेड भी है सीखने में कि नहीं। नहीं। अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं जी हमने भी चले जाना है, हमने क्या सीख के करनी, तो वो कोशिश भी नहीं करते, बस कोई 5-6 लफ्ज सीख लिए। डॉक्टर साहब ये ज्यादती है मेरा ख्याल है, ये तो जो बच्चा जाए मैं कहता हूँ कि हाँ, मौका मिलने तो चाइनीज लाजमी सीखे, सीखनी चाहिए। डॉक्टर बने या ना बने, चाइनीज के और भी बड़े फायदे हो जाते हैं आपको पाकिस्तान में आगे। चाइनीज लैंग्वेज की बेस पे जब आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में भी वो आपको मतलब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि किसी ने सुपर मार्केट में जॉब करनी हो, तो वो पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो जिसको चाइनीज आती है उसकी पे नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी MBBS के दौरान माशाल्लाह 11 मुल्क, यूरोप भी डॉक्टर साहब ने देखा हुआ, 11 मुल्क इन्होंने फिरे हुए। जो भी बच्चा जाए वो कोशिश करे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो लाजमी सीखे, उसके बड़े फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा। बल्कि मैं कहता हूँ जो नहीं भी जा सकता वो भी इधर आके चाइनीज सीखे, वो एक दिन याद करेगा अगर हमारी बात पे अमल करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुश्किलात की हम बात कर रहे थे कि मुश्किलात कौन सी फेस करनी पड़ती है, सब मतलब उधर जाए बच्चा चला गया, हम्म, रहने के लिए
कि किस तरह का खाना शाना, किस तरह वो चीजें अडॉप्ट करें, वहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाए बच्चों को। चाइना में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो सिर्फ आपको खाने पीने का होता है, इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जब आप स्टडी करने जाते हो तो आप एक डॉर्मेट्री में रहते हो, जहाँ पे सारे पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, इंडियन रह रहे होते हैं, नेपाली रह रहे होते हैं, वो आपको माहौल बिल्कुल घर जैसा मिलता है, ठीक है, सारे अपनी कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन मसला आता है वो होता है खाने पीने का। आप बाहर कहीं ट्रैवल करते हो, आपको खाने पीने का मसला आएगा, जो कि बड़े सिटीज है, शंघाई, बीजिंग, चाइना, ये वो, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, तो वहाँ पे लेकिन थोड़ी प्राइस उनकी हाई होती है, मतलब जो यहाँ के खाने वहाँ के खाने मतलब डबल प्राइस में मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन जो छोटे सिटीज़ है ना, वहाँ पे आपको ये रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिलते, तो वहाँ पे जो आपको मेन मसला आता है वो खाने का आता है। खाने के लिए फिर यही होता है कि आपने मतलब अपनी कुकिंग वगैरह कर लें। तो पहले तो हम जब गए थे रोटियां बनानी भी नहीं आती थी, तो फिर पहले फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन के अंदर फिर रोटी वगैरह बनाई तो इस तरह की चीज़ें, मतलब खाने का मेन मसला है, इसके अलावा कोई मसला नहीं, रहने का मसला नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे क्राइम रेट 0 है, हर जगह कैमरे लगे होते हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। आप पूरे चाइना में रात के 3 बजे भी चल रहे हैं ना, तो आपको ये मसला नहीं कि मुझे कोई आके लूट के चला जाएगा। मतलब दोस्तों डरन की कोई लोड़ नहीं, तो होता है ना जी उत्थे जाके ਅਸੀਂ उतरांगे किधर जावांगे की करेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब वहाँ पे डॉक्टर साहब बता रहे कि आपकी कम्युनिटी के लोग पाकिस्तानी, इंडियन, वो आपको मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर देंगे, मेरा ख्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लासें कितनी देर बाद शुरू होती है जब बंदा वहाँ पे जाता है? क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिन क्लास होती है, कितने दिन छुट्टियाँ होती हैं, ये थोड़ा सा बताइए। अब तो जब मैं गया था ना, तो तब चाइनीज सीखना जरूरी नहीं थी, लेकिन अब चाइना ने रूल कर दिया, अगर आपने चाइना में एमबीबीएस करने जाना है ना, तो उसके लिए उनका लैंग्वेज टेस्ट होता है। जैसे कि बाहर जहाँ आइल्स वगैरह होता है, यूके वगैरह जाना हो, वैसे अब चाइना ने अपना HSK 4 कर दिया है। उनके HSK 1, 2, 3 और 4 और 6 तक होता है। 6 वो होता है जिसको पूरी चाइनीज आती है, 4 ये होता है कि कोई तकरीबन उसमें 400 चाइनीज वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका HSK 4 का टेस्ट होता है, अब वो लाजमी हो गया। अगर अब आपने चाइना में एमबीबीएस करने जाना है तो सबसे पहले वो पूछेंगे आपका HSK 4 पास है कि नहीं है। अच्छा मतलब डॉक्टर साहब अभी ये है कि चाइनीज सीख के जाना पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि आपको चाइना का HSK 4 टेस्ट होता है, वो दे के चाइना एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात आपने बताई है कि अगर अब ये जाना अभी है, से अप्लाई हुआ है, पहले जब मैं गया था तब नहीं था, ये भी 2022 से अप्लाई हुआ है। कि अगर अब जाना है तो पहले चाइनीज सीख के हाँ, जानी सीख है। के जाना क्या नाम पड़ेगा। बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप? HSK 4 HSK 4। हाँ। डॉक्टर साहब वो तो ऐसे करेगा स्टूडेंट? वो उसके लिए अब लाहौर में प्रॉपर स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर एकेडमीज खुली हुई है जो आपको प्रिपेयर कर। इस्लामाबाद में मेरा एक दोस्त है, उसने एकेडमी बनाई हुई है, देखिए तो वो प्रॉपर चाइना से एग्जाम आता है, ठीक है, ठीक है, तो वो वहाँ पे लेते हैं। वैसे ही फिर वो तकरीबन करवा के उसको क्लोज Fax अप करवा के, देते हाँ, हैं। फिर वो वापस भिजवाना होता है। तो ये इस तरह होता है, मतलब अब ये टेस्ट भी इन्हें पास करना पास पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर उसके आप बाद वीजा उसके लगेगा। बाद वीजा लगेगा। हाँ। ये जी एक नई चीज डॉक्टर साहब ने बताई है कि ये कोर्स है, जिस तरह हमारे इधर आइलेट्स आइलेट्स क्या आइल्स करते हैं, तो वो अब करना जरूरी हो गया है। आइल्स जैसे कि यूरोप वगैरह यूके जाने के लिए करते हैं, वैसे HSK 4 चाइना के लिए होता है। डॉक्टर साहब ये मैं सवाल कर रहा था कि वहाँ पे क्लास का जो हाँ, ड्यूरेशन होता क्लास- है वो कितना होता है, कितनी देर क्लास लेते हैं, छुट्टियाँ कितनी होती हैं, ये थोड़ा सा। हमारा ये होता है कि सबसे पहले आप जब जाते हैं ना, तो पहले तो ये होता था 6 महीने आपको चाइनीज वहाँ पे पढ़ा देते थे, ठीक है, अब वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब वहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, आपका पहला साल एमबीबीएस का स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है, वो हर 2-2 घंटे की क्लास होती है, 8 से 10, उसके बाद 10 से 12, फिर 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक 2.5 घंटे की उनकी ब्रेक होती है चाइनीज की, पूरे चाइना में, चाहे वो ऑफिस में जॉब कर रहा है, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है। 2.5 घंटे की ब्रेक ये 2.5 घंटे की ब्रेक है, ठीक हो गया। उसके बाद 2:30 बजे के बाद आपकी एक क्लास स्टार्ट होती है, 2:30 से लेके 4 बजे तक वो चलती है। उसके बाद ये पहले साल में तो आपका ये शेड्यूल रहता है, फिर सेकंड या थर्ड ईयर में जब आप आ जाते हैं, फिर आपकी लैब स्टार्ट हो जाती है। तो लैब में फिर आपकी रात के टाइम में एक लैब होती है, जिसका टाइम वो 7 से 8 तक 7 से 9 तक रख देते हैं। अगर डबल हो तो 9 से 10 बजे तक, या इस तरह करके थोड़ा ज्यादा हो जाता होता है। एग्जाम कितनी देर बाद होते हैं? और एग्जाम वहाँ पे होते हैं हर 6 मंथ बाद। हर 6 वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, पाकिस्तान में एनुअल सिस्टम है, हर साल बाद सालाना इम्तिहान होता है, वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको 4 मंथ वो पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके तकरीबन 15 दिन एग्जाम होंगे, उसके बाद 1.5 मंथ की आपको छुट्टियाँ हो जाएंगी। ये 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। 6 महीने के बाद पेपर देने हैं, रिजल्ट कितने देर बाद आ जाता है? रिजल्ट आपका छुट्टियों के बाद रिजल्ट आता है। तो मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने के लिए कोई भी
4-5 लाख खर्च करके वापस नहीं आएगा, उधर ही रहते होंगे। आप ही जाते हैं, पहले तो आ जाते थे, अब का पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है हमारी, अभी थोड़ा सा जरा शॉर्ट्स में बता दें। स्पेशल पहला मुकम्मल होने के बाद, दूसरा मुकम्मल होने के बाद, लास्ट मुकम्मल होने के बाद जो एंड वाला जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें और वापसी का बता दें। फिर एक दो सवाल है डॉक्टर साहब कि वहाँ पे जो हमारे दोस्त जाते हैं, कई तो माशाल्लाह अफोर्ड करते हैं, कई सोचते हैं कि उधर जाके यार कोई साइड जॉब कर लेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा उधर से निकाल के अपनी फीसें दे लेंगे। ये हम बहन पे बताएंगे। पहले ये थोड़ा सा क्लोज करके, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो गया है, इतनी देखेगा कोई नहीं। टोटल आपके 5 साल होते हैं, 5 साल में आपके 10 सेमेस्टर होते हैं, ठीक हो गया। 10 सेमेस्टर बाद आप वहाँ से ग्रेजुएट वगैरह हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर देते हैं, आपने जाके साइन करवाने होते हैं हर डिपार्टमेंट से कि मैं यहाँ से क्लियर हूँ, क्लियर हूँ, क्लियर हूँ। वो सारे आपने सबमिट करवा देने होते हैं। उसके बाद आप वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। फिर आप साल की इंटर्नशिप आपने चाइना में करनी है या पाकिस्तान में करनी है, ठीक हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है। उसके उसमें आपको एक बुक देते हैं, वो आपने हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे एमएस की स्टैंपें लगती हैं। आपने जो भी पाकिस्तान में अगर आना है या चाइना में जाना है, वो आपकी मर्जी। तो ऐसा अगर इंटर्नशिप उधर करनी है तो उसके लिए फिर कोई दोबारा वीजा वगैरह का चक्कर तो नहीं है? नहीं, अगर आपने उधर करनी है तो वो तो वीजा आपको वो देंगे। अगर आपने नहीं करनी तो आप पाकिस्तान आ जाओगे, फिर आपने इंटर्नशिप करने के बाद एक दफा दोबारा पाकिस्तान चाइना जाना होता है, वहाँ पे अपनी डिग्री वगैरह लेते हैं। इंटर्नशिप अगर कोई बच्चा उधर से करता है तो उसकी फीस होगी, फिर आपको फीस देनी फिर पड़ेगी। आपको जो आपने रहना है उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। और इधर पाकिस्तान में भी फीस होती है? पाकिस्तान में अगर आपने वहाँ पे रहना नहीं है तो फिर फीस डॉक्टर साहब आप क्या स्टडी रिकमेंड की फीस देनी है आपने, लेकिन रहने की फीस नहीं। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इधर से करना चाहिए या उधर से करना चाहिए? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में ये होता है कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, ठीक है। आप यहाँ के डॉक्टरों से सीख सकते हैं अपनी फिर जुबान। हमारा जो मुकामी पेशेंट है, क्योंकि हम लोग इधर रह के करना है, तो फिर हमें अपने मरीजों का पता होना चाहिए। लेकिन वो ये भी हो जाता है कि अगर आप उधर से भी कर लेते हो ना, उसके बाद आपने 1 साल आके इधर हाउस जॉब करनी होती है, तो हाउस जॉब और इंटर्नशिप सेम ही चीज है। लेकिन ये है कि वो आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा अगर आप इधर से करोगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इंटर्नशिप भी होगी। अब कोई टेस्ट बताते हैं जी कि पाकिस्तान में आके वो टेस्ट एक देना होता है, जिसके बाद आप पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दें। उस टेस्ट का नाम क्या है? ज़ाहिर सी बात, आपने भी माशाल्लाह पास किया हुआ है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी तफसील कर सकता है। जब आप चाइना से आ जाते हैं, उसके बाद आके हमने जो टेस्ट देना होता है ना, वो जब मैं 2000 आया था 19 में वापस, तो वो पीएमडीसी टेस्ट होता है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का। वो आपने पीएमडीसी, इसके 3 स्टेप होते थे। ये जो सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपने एक स्टेप 1 होता है, वो होता है बेसिक। एक होता है स्टेप 2, वो होता है क्लिनिकल, जो आपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की होती है। एक होता था स्टेप 3, जो होता था वाइवा। उसके बाद फिर जब ये हुकूमत वगैरह चेंज हो गई, उसके बाद साथ ही इसका नाम भी चेंज हो गया और अंदर के मेंबर भी चेंज हो गए और टेस्ट का नाम भी। फिर ये आ गया पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। और इस पहले जो टेस्ट होता था उसका नाम होता था नैब, तो इन्होंने आके पीएमसी ने नाम रख दिया एनएलए। तो तब पहले पासिंग क्राइटेरिया होता था 50%, इन्होंने आके कर दिया 70%। लेकिन इन्होंने ये कर दिया कि साल में 4 दफा होगा। पहले ये होता था पीएमडीसी को कोई डेट ही नहीं होती थी, कोई पता नहीं होता था 6 महीने बाद होना है, साल बाद होना है, कोई पता नहीं था। जब पीएमसी आया, इसने साल में 4 दफा कर दिया। वो आप एक टेस्ट देते थे, नहीं होता था, अगले महीने फिर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी, फिर आप दे लो, ठीक है। इस तरह करके उसमें भी फिर ये हुआ कि इन्होंने भी एंड पे फिर 50% पासिंग क्राइटेरिया कर दिया, 70% से कम करके, मतलब 50% नंबर ले तो हाँ पास इन्होंने भी कर दिया। पहले भी यही था, बाद में इन्होंने आगे 70 किया, लेकिन उसमें लोगों ने 70% कर दिया, 70% कर दिया। फिर दोबारा इन्होंने 50% कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट चेंज हुई पाकिस्तान में, तो फिर पीएमडीसी आ गया। अब पीएमडीसी ने आके क्या किया, इन्होंने आके अपना टेस्ट का नाम चेंज कर दिया। पहले नैब था, इन्होंने एनआरई रख दिया। पहले नैब था, फिर एनएलई हुआ, अब एनआरई हो गया। डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं सदके जावा इस हुकूमत से जेड़ा आंदा है वो आप दी कोई ना कोई शुरू छड़दा है, सोखनो जर जीना दे दे किसी को। इसका नाम एनआरई हो गया। और पीएमडीसी ने पूरी जिंदगी 50% पे एग्जाम लिया, इन्होंने इस दफा आके 70% पे कर दिया। पिछला एग्जाम, इससे पहले वाला, ये जो अभी हुआ है ना 2023 में अभी एग्जाम हुआ है, इससे जो पिछला एग्जाम है वो पीएमडीसी ने आके 50% पे लिया, ठीक है। और अब अगले एग्जाम पे इन्होंने 70% कर दिया।
तो सबके जहाँ ऊपर से पे ये होता है कि आप इस तरह का एग्जाम किसी भी मुल्क में देते हो ना, यूके में जो, अगर आप, मैं चाइना से ग्रेजुएट हूँ, मैंने जाके यूके में जॉब अच्छा करी, मतलब हर मुल्क में हर मुल्क में होता है। अब ठीक है। मैंने चाइना में दे दिया ना, तो वहाँ पे जाके मैंने यूके में देना है, तो उसके लिए लैब एग्जाम है, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर डेट रखी हुई है, 50% पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, और साथ में उन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ और है। सब उधर निजाम है हाँ, ये उन्होंने तो सिलेबस दिया हुआ है, चाइल्ड उन्होंने 1700 MCQs अपना दिया हुआ है, उसमें से पेपर आना है। क्या बात है। ठीक है, यूके, आप यूएस से है तो उसके लिए यूएसएमएल होता है, उन्होंने अपना 50% पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, अपना सिलेबस दिया हुआ है। पीएमडीसी का कोई सिलेबस नहीं है, जो आपने जितना जहाँ से मर्जी उठा और के दे सब दे। एक छोटा सा सवाल, माजूद हाँ। आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो टेस्ट बार बार लेते हैं इसकी कोई फीस है? इसकी फीस जब पीएमसी आया था ना, इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो उसमें उन्होंने फीस कर दी थी इसकी 4500। ठीक है। ठीक है, और अब जब ये दोबारा गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसने आके 22,000 कर दिया फीस। डॉक्टर साहब फीसा इकट्ठियां कर दे मैंने हाँ, गुजारिश। ये तकरीबन अब 2600 बंदे ने इस्तीफा दिया है, जिसका तकरीबन फीस अगर आप अंदाजा लगाएं तो वो 5 करोड़ से ज्यादा सर बनती है। वही गल है ना भी इतने ਵਿੱਚ भी बागड़ बिल्ले आ गए ने हाँ जी। वो बस ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ नहीं किस तरह और माँ पासिंग बाप अपने क्राइटेरिया बच्चों इन्होंने को इसलिए पढ़ाने। 70% कर दिया कि फेल होंगे सर दोबारा से पैसे लगेंगे। 22,000 फीस सर देखो यार कोई माफी दे दो, अब 100 कोई सेट छड़ दो यार, कोई जल्दी कराओ। 100 नंबर का पेपर है ना, अब 100% आप लगा लें, 20% पेपर का पता नहीं होता वो कहाँ से आता है। ठीक हो गया, पीछे 80 में से 70% डॉक्टर हर साहब कोई नहीं लेता। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सारा फीसों का चक्कर है। बार बार स्टूडेंट्स को फेल करो, बच्चे खुदकुशियां करें, माँ बाप खुदकुशियां करें। पाकिस्तान में अब यही रह गया। वो खुद आदे बंदे जिवें दूजे मुल्क चलते ने, तुसीं उवें चलो। तुसीं अगर बहुते सियाणे होंदे ते तुसीं बहुते अग्गे होंदे। कित्थे जे तुसीं ते असीं कित्थे आ? दुनिया कित्थे सर? बाकी तो सर गुस्से तो गल्लां बड़ा बड़ा होती है। जॉब का आपने पूछा था, चाइना में आप जॉब नहीं कर सकते। नहीं कर अगर आप सकते। जाते हैं सर, ना, नहीं आप सवाल मिस कर गए साहब कि जो टेस्ट की तैयारी है वो हाँ, कहाँ से करनी है? टेस्ट की तैयारी आपने करनी होती है, यहाँ पे अकेडमीज बनी हुई है। बिल्कुल ठीक आपने हो गया? बता दिया, ये कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, आप ठीक है। यहाँ पे आके अकेडमीज बनी होती ठीक है। है। ठीक हो गया, जिसमें डिम्स अकेडमी का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, सिंध अकेडमी है, उसके बाद इस्लामाबाद में डिफरेंट बहुत ज्यादा अकेडमीज बनी हुई उन्होंने है। फीस हाँ, सब तगड़ियां हाँ, होंगी। उनकी फीस भी तकरीबन 25-25 हजार होती है। कितनी मतलब देर की मतलब? एक्चुअली पहले वो होता है स्टेप 1 की, स्टेप 1 की 25,000 उन्होंने फीस ले ली है, और उसके बाद स्टेप 2 की उन्होंने लेनी है। इस तरह करके इनकी फीसें बनी हुई हैं। मतलब ये मतलब डॉक्टर एक 1.5 लाख आपका ये ये तैयारी ਤੁਸੀਂ 95 ਲੱਖ ਉੱਧਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ठीक है जी, तैयारी इसकी अकेडमियां बनी हुई हैं, वहाँ से हमने हाँ, इसकी उसके बाद ये होता है कि आपने जब आप जाते हो ना पढ़ना, यहाँ पे भी खुद होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं ना प्राइवेट कॉलेज में, वो भी खुद ही पढ़ते हैं, वो भी कोई लेक्चर वगैरह नहीं लेते। ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ चाइना में जाते हो, वहाँ पे भी आपने लेक्चर वगैरह नहीं ले, लेक्चर आप लेते हो लेकिन पढ़ना आपने खुद होता है। ठीक है, अगर आप वहाँ से पढ़ के आ रहे हो शुरू से, तो आपको अकेडमी रखने की जरूरत नहीं भी है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मतलब जो अकेडमीज बनी हुई है ना, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाती है। ठीक है, पढ़ना आपने खुद ने पहले भी पढ़ा होता है, लेकिन मसला ये अकेडमीज आपको करवाती है कि एग्जाम में जैसे कि पेपर आना है, पेपर है, उसकी प्रैक्टिस बाकायदा टेस्ट लेके इस तरह करके आपको तैयारी करवाती है। डॉक्टर साहब आखिरी हमारा डॉक्टर साहब से सवाल है जी। डॉक्टर साहब आपको काफ़ी तंग किया, माजरत उसके लिए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल वो जॉब वाला बता दो कि अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर नहीं भी कर सकते तो कैसे करते हैं, उसकी इनकम कैसे होती है, ये थोड़ा सा। चाइना में आप एक्चुअली जॉब बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता जॉब करना। तो जैसे कि बाकी मुल्क हैं, यूरोप वगैरह है, वहाँ पे तो आप प्रॉपर आप तकरीबन 10-12 घंटे जॉब आपको अलाउ करते हैं, लेकिन चाइना आपको जॉब अलाउ नहीं करता। ठीक है, उसके लिए मैंने आपकी उसके लिए तस्वीरें देखी थी कि आप मॉडलिंग मैं वगैरह बताता करते हूँ। रहे। लेकिन मॉडलिंग में ये होता है, देखिए मॉडलिंग में ये होता है कि आपके पास एजेंट है, उसमें आप पकड़े नहीं जाते। ठीक है, मॉडलिंग अब कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। मॉडलिंग में ये होता है कि जैसे हफ्ते बाद आपको एक बंदा कहता है जी मॉडलिंग का शो है, आपने आना है। आप कहते हो वहाँ पे, आप जाके कहते मैं जी इनका गेस्ट आया हूँ, मैं फॉरेन इनका फ्रेंड हूँ, ठीक है, मैं इनका गेस्ट आया हूँ। तो अगर वहाँ पुलिस आ भी जाती है तो आपको किसी मतलब वैलिड रीजन में नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अगला बंदा कहते हैं जी मेरा दोस्त है, ये तो जो मॉडलिंग कर ही नहीं रहा। ठीक है, वैसे आप दूसरी जॉबें भी कर सकते हो, इंग्लिश टीचिंग होगी, ये वो लोग करते भी हैं, चोरी छुपे करते हैं, लेकिन उसमें आप पकड़े जाओ तो आपको खर्चा है। अब जैसे कि इंग्लिश टीचिंग की पे वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब इंग्लिश टीचिंग आपको करते हो तो आपको तकरीबन 15,000, 10 से 15,000 रुपये आपकी सैलरी है। 10 से 15,000 RMB, 1,000 RMB 42,000 का, वो तकरीबन 10-15 मंथली। सारे काम छोटे होते पढ़ाया इंग्लिश टीचिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चोरी छुपे स्टूडेंट करते भी हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अगर आप वहाँ पे गए हो, आप पकड़े गए,
तो फिर आप अगर 5वें साल में हो तो आपकी 5 साल की स्टडीज आना, अगर आप 4थे साल में हो तो 4 साल की उधर स्टडीज आना। गुंजाइश नहीं है डॉक्टर साहब, हाँ वो फिर आप पकड़ेंगे तो वो फिर आप फारग हो। फारग हो फिर आप। तो इसलिए ये रिस्क होता है, लेकिन ये क्या आप मतलब किस्मत ही आप बच जाए। मतलब आप मशवरा क्या देते हैं डॉक्टर साहब, करनी चाहिए या नहीं करनी? तब कर सकते हो जब अगला बंदा जिसके पास आप जॉब कर रहे हो ना, वो आप उसको सारी बात बताओ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा स्टडी वीजा है, मुझे जॉब अलाउ नहीं है। कल को इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, इन केस अगर कल को कुछ ऐसा होता है, तो आपने मुझे ये नहीं कहना कि मैं यहाँ पे कोई पे लेके टीचिंग कर आपने रहा कहना था। क्या है आपने कहना मेरा फॉरेन फ्रेंड है, ये वैसे विजिट के लिए आया हुआ है, ठीक मतलब है? वो आपके हक में बयान हाँ देने तो वो बात आपके, खत्म। हाँ फिर आप बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप लेकिन मसला ये होता है कि उनको भी होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यार पकड़े जाते हो तो आप पे तो मसला है, स्कूल पे भी मसला है, स्कूल पे भी मसला है। तो डॉक्टर वो साहब कहेंगे जी इनके पास जब वर्क वीजा ही नहीं तो आपने क्यों रखा है। आप डॉक्टर साहब उधर मॉडलिंग करते रहे, एक दो फिल्मों की शूटिंग में भी आपकी तस्वीरें देखी हमने, तो इसके अलावा भी कुछ करते रहे जी वहाँ पे या नहीं? इसके अलावा मैंने कोई काम कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं किया। डर की वजह से नहीं किया। तो नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो जो हमने मिस कर दिया हो, तो हम डॉक्टर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे, आप कमेंट्स में वो लाजमी हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर फिर वीडियो बना देंगे। मेरे चैनल गाँव के हसन को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल में आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपको हर वीडियो में कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपकी काम आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।